नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपको साथ शेयर करूँगा, सिखाऊँगा कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप देखकर आप सीख सकते हैं, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने के बाद एक टारगेट अचीव होने का चांसेस भी रहता है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप सिर्फ सीखने के लिए देखिए और सीखने के बाद आप खुद खुद के ऊपर एक बार रिसर्च करिए और उसके बाद आप जरूर काम करिए। तो चलो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सीएट टायर के ऊपर। देखिए, सीएट इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप 8,500 करोड़ है। देखा जाए तो कंपटीटर के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी फोर्थ नंबर रैंकिंग में आ जाता है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उसके बाद है एमआरएफ, उसके बाद एपोलो टायर, उसके बाद सीएट। देखिए, कुछ लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते रहते हैं, सर सीएट कंपनी का मार्केट कैप तो छोटा है, उससे कई गुना बड़ा तो एपोलो टायर्स है, एमआरएफ है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। अगर मुझे निवेश करना है तो मैं एपोलो के ऊपर क्यों ना करूं? देखिए, आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेड नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी के ऊपर ट्रेड करना है। देखिए, आपको मैं एक चीज हमेशा सिखा के आया हूँ कि अगर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, तो आपको हमेशा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी मजेदार बात क्या आप जानते हैं? जो कंपनी पहले से ही बड़ा हो चुके हैं, उसका ग्रोथ होने का चांसेस तो ज्यादा है, मगर हाई रिटर्न रेशियोज जो है वो आपको नहीं दे पाएंगे। जिसके लिए आपको कुछ ऐसी कंपनी ढूंढना पड़ेगा जिसका मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है। जैसे इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 8,500 करोड़ के आसपास। अगर इसी चीज को मैं ध्यान से आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी के जो अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है, अभी कंपनी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट मुझे कंपनी का और बहुत शानदार लगा। अगर प्रीवियस सितंबर मंथ का रिजल्ट दिखा तो 2020 में कितना था? 1900 करोड़ के आसपास। 2021 में कितना था? 2600 करोड़ के आसपास। 2022 में 2800 करोड़ के आसपास। अभी 2023 में करीबन 3000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। अभी सेल्स के बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है उसके बारे में चर्चा करूं। देखिए, एक्सपेंस को भी कंपनी अलग लेवल में यहाँ पे कंट्रोल किया और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार जो प्रॉफिट दिखाया आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट है। देखिए, कंपनी पिछली बार तो सिर्फ 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था और इस बार प्रॉफिट कितना किया? 208 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कहां से कहां तक आ गया। तो ये जो जर्नी किया, ये जो जर्नी हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में हाई ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, गाड़ी चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे ईवीज का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे कोई भी से मतलब गाड़ियां हो, तो उसके लिए आपको टायर्स का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो टायर्स का डिमांड हमेशा रहेगा। हाँ, टायर इंडस्ट्रीज में एक दिक्कत तो है, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर बन जाते हैं क्योंकि उसका रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा सा महंगा हो जाते हैं। तो जिसके चलते है मुझे लगता है कि टायर इंडस्ट्रीज में हमेशा एक प्रेशराइज बन ही जाते हैं ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट होने के कारण। तो आज आप सभी जानते हैं, इसराइल के साथ जो हमास का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके साथ साथ ईरान भी ऐड हो रहा है, अमेरिका भी ऐड हो रहा है, चाइना भी उसके साथ मतलब उस युद्ध में पार्टिसिपेट ले रहा है। तो इसका मतलब एक ऐसा बड़ा युद्ध होने का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। जो युद्ध अगर कंटिन्यू रहे तो मुझे लगता है एक बड़ा सा मतलब मार्केट क्रैश होने का चांसेस है, एक बड़ा सा बिग क्रैश होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। अभी सिचुएशन वाइज में एक चीज और भी बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो एज ए इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो एज ए इन्वेस्टर के ऊपर एक चीज आपको ध्यान देना है कि प्रोमोटर एफएसडीएस इस कंपनी के ऊपर हमेशा कंटिन्यू किया है खुद के होल्डिंग को। तो एफएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा और बाकी देखिए सारे व्यक्ति के पास होल्डिंग्स कंटिन्यू है। और इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी आपको जरूर कहूंगा कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जा क्यों बढ़ा उसके पीछे रीजन भी तो ढूंढना होगा। वो रीजन कितना है? 1300 करोड़ के आसपास कंपनी को इस बार ट्रेड रिसीव हुआ, मतलब प्रोजेक्ट मिला। और कंपनी की इनकम कितना है? करीबन 180 करोड़। चलो इस बार मान ही लेता हूँ करंट सिचुएशन में 500 करोड़ का कंपनी का इनकम हुआ। मगर इस चीज को नहीं देखना चाहिए क्योंकि अभी फाइनली इसका ईयर एंडिंग नहीं हुआ। तो मैं 180 करोड़ को पकड़ लेता हूँ। तो 180 करोड़ का कंपनी का हाथ में प्रॉफिटेबिलिटी है
और हाथ में कैश कितना है, सिर्फ 300 करोड़। ये 300 और 180 करोड़ को पकड़ लेता हूँ, फिर भी मैं 500 करोड़ तक पहुंच पाऊंगा। और इस कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट कितना मिला, करीबन 1300 करोड़। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो कर्जा लेने के पीछे ये भी एक रीजन है। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा आपको मैं दिखा दूं, तो तगड़ा बाइंग किया जा रहा है। तगड़ा बाइंग मतलब अलग लेवल का बाइंग किया जा रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब कोई कंपनी के रिजल्ट आने से पहले कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है और अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है, तो सोचिएगा उसका क्वार्टर का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। तो वही हुआ, यहाँ पे पहले से देखिए अच्छा खासा बाइंग उठ रहा था। कब से बाइंग उठ रहा था, 27 तारीख से बाइंग कंटिन्यूसली हाई लेवल का बाइंग देखने को मिला था। और इसका रिजल्ट कब आया, उसका रिजल्ट कब आया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 16 तारीख के बाद। तो ये जो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद कंपनी का जो नजरिया है वो कुछ अलग लेवल में चेंज हुआ। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ टेक्निकली चार्ट पैटर्न में, तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद देखिए रिवर्सल आया, रिट्रेसमेंट किया, क्योंकि इस रिट्रेसमेंट कहाँ से किया, 200 डेज ईएमए को। तो मैं बार बार बोलता हूँ 200 डेज ईएमए बहुत स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाए। फिर से देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, उसके बाद देखिए एक धमाका किया और फिर से देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और वही रेंज को वो रिट्रेसमेंट किया जो इसका प्रीवियस स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वहां पे फिर से सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद देखिए टारगेट। तो इस तरीके से ही काम होता है मार्केट में। हमेशा आप ये नहीं सोचेंगे कि ब्रेकआउट हुआ तो टारगेट आपको दे देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपको रिट्रेसमेंट भी दिखेगा और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंफर्मेशन तब मुझे मिल गया जब इस लेवल को वो फिर से रिटेस्ट किया। ब्रेकआउट होने के बाद जब रिटेस्टमेंट करने के बाद ग्रीन कैंडल बना, और एक बात को आप याद रखना, जब इस तरीके से लेवल में, जब इस तरीके से रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बने और इसको पूरा का पूरा कवर कर दे, तो सोचिएगा हाई पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। तो इसमें आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं इस पैटर्न को फॉलो अप करके। तो आपके क्या राय है सीट के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल सेक्टर के ऊपर बाकी कंपनीज का रिजल्ट बहुत वीकनेस देखने को मिला है, तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रिजल्ट वीकनेस दिखेगा, क्योंकि सेक्टर केमिकल्स का है और केमिकल का सेक्टर का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली घटते जा रहा है और उसके चलते है मार्केट में और भी ज्यादा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि यूरोप मार्केट में जो इंडिया के जो केमिकल्स का प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बेचा जा रहा था, और अभी इंडियन मार्केट को बीट करने के लिए चाइना ने क्या किया, यूरोप मार्केट में सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किए। और जिसके चलते यूरोप के देशों का लोग, और जहाँ पे केमिकल्स का डिमांड है जिस कंपनी का, वो क्या कर रहा है, इंडिया से माल खरीदना कम कर रहा है और चाइना से ज्यादा वो रॉ मटेरियल्स खरीदते रहते हैं और मतलब खरीदना स्टार्ट किए हैं, जिसके चलते है इंडियन मार्केट के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला। और केमिकल इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े एनालिसिस यही कर रहा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर कंटिन्यू 2025 तक इसके ऊपर स्लो डाउन देखने को मिलेगा और प्रेशराइज देखने को मिलेगा। फिर भी इस कंपनी के सेल्स के बारे में बात करते हैं कि सेल्स उतना ज्यादा कम भी नहीं हुआ, उतना ज्यादा भी नहीं हुआ। कंपनी का सेल्स इस बार कम हुआ, मैं इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ सितंबर मंथ का सेल्स का डेटा के आने के कारण कंपनी का ऊपर कितना प्रॉफिटेबल लॉस हुआ वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पिछले बार का जो सेल्स हुआ था उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था बहुत शानदार था, मगर यह इस बार कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ वो 70 करोड़ के आसपास। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने क्या किया, उतना ज्यादा टैक्सेशन नहीं पे किया। इसका मतलब इस बार अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा भी कर दे तो कंपनी का टैक्सेशन ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और उस टैक्सेशन पेमेंट करने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकते हैं। अगर कंपनी का सेल्स कम हो गया और कंपनी नेगेटिव में चला गया प्रॉफिटेबिलिटी, तो वहां पे भी कंपनी ज्यादा टैक्सेशन पेमेंट कर देंगे, क्योंकि जब नेगेटिव होता है और भी उसको नेगेटिव दिखाने के लिए, उसको शेयर को नीचे ले आने के लिए इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर करके रखा है, मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ डिसीजन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी के ऊपर वॉल्यूम देखने को मिला है, और वॉल्यूम का जो ग्रोथ है 40 to 46% के आसपास देखने को मिला है। अभी यही चीज के मैं बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे जो आरती इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में चर्चा करूँ तो कंटिन्यूसली एक आरती इंडस्ट्रीज में एक रेंज किया हुआ था। मैं आपको बार बार बोला था कि इस लेवल को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, और वो भी देखिए रेजिस्टेंस के साथ साथ 200 डेज ईएमए भी इसको फॉलो अप कर रहा था।
तो जब भी इस लेवल तक गया और 200 डेज और रेजिस्टेंस को वो टच किए, फिर से देखिए करेक्शन हो गया। अभी मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला है, मुझे लगता है वो करेक्शन होंगे और भी गिरेंगे, 378 तक वो आने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक अलग लेवल का कंपनी है, पावर सेक्टर में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर कंपनी इतना अच्छा और इतना बड़ा कंपनी का होने के बाद भी प्राइस इतना कम क्यों है? क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट किया था, इसका 10 का फेस वैल्यू था, उसको 1 रुपये कर दिया। इसका मतलब अगर इसको स्प्लिट नहीं किया जाता तो आज इस कंपनी का प्राइस 2000 रुपीज से ऊपर देखने को मिल जाते। तो रही बात इस कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का जो ग्रोथ 10,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 14,000 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो चुके 15,000 करोड़। अभी सितंबर का रिजल्ट आना बाकी है, तो सितंबर में ही पता चल जाएगा कि कंपनी कितना ग्रोथ करेंगे। क्योंकि कंपनी एक रिपोर्ट दिया है कि ऑल ओवर इंडिया में 2025 के अंदर अंदर कंपनी टोटल जो सोलर चार्जिंग स्टेशन है वो 1 लाख सोलर चार्जिंग स्टेशन वो इंस्टॉल करेंगे। तो इतना बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है, तो इतना बड़ा टारगेट अगर कंप्लीट कर पाए तो कंपनी का हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो क्योंकि देखिए ईवीज मार्केट भी ग्रोथ हो रहा है और मारुति भी 2025 तक ईवीज मार्केट में लॉन्च कर देंगे, तो ईवीज का डिमांड और भी बढ़ जाएंगे। तो ईवीज का डिमांड जब बढ़ेंगे तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन का भी डिमांड बढ़ेगा। तो चार्जिंग स्टेशन जो कंपनी आगे बनाएगा उसका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए रास्ते में जो कंपनी का पेट्रोल पंप ज्यादा दिखते हैं, इसका मतलब वही उसी का पेट्रोल ज्यादा बेचा जाता है। तो सेम टू सेम जिसका चार्जिंग स्टेशन ज्यादा दिखेगा तो हर कोई व्यक्ति उस चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करने के लिए, गाड़ी को चार्ज करने के लिए वो वहां पे रुकेंगे, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पे मिलेगा। और सबसे फायदेमंद बात क्या है, वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा है पावर के ऊपर, जो खर्चा है वो खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारे चीज मतलब कैलकुलेशन करके मैं एक ही बात कहूंगा कि टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। इसका रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए, 10 साल में कंपनी 12,000 करोड़ से डबल कर चुके हैं, 28,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा भी है, बहुत ज्यादा कर्जा है, 52,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी इस बार बिजनेस के ऊपर देखिए ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में 5,300 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा। तो सोचिए इतना पैसा जब किसी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू प्रोसेसिंग में है तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए, कंपनी को ट्रेड कितना रिसीव हुआ, 6,900 करोड़। आप कहेंगे सर 6,900 करोड़, कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा था 3,800 करोड़, तो कंपनी का बाकी पैसा इसीलिए क्या कर्जा लेना पड़ा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि आप भी मार्केट के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि देखिए जो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो तो नेगेटिव है, क्योंकि इस नेगेटिव कैश को लेकर कंपनी बिजनेस के ऊपर तो पहले ही निवेश करके रख चुके हैं, तो पैसा इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी कर्जा इसीलिए उठाया गया क्योंकि कंपनी बिजनेस को और भी बड़ा करना चाहते हैं। एज ए इन्वेस्टर इसीलिए देखिए कंटिन्यूसली उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। एफएस और डीएस ने खुद का होल्डिंग को इस बार बढ़ा चुके हैं। और रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा, तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी का डेटा देखने को मिलेगा 30 टू 40% के बीच में। और रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो टाटा पावर के ऊपर देखिए कफ विद 100% स्केट हुआ था और उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिवर्सल भी हुआ। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ इस रेंज को स्ट्रांगली एक रेंज मान लेना। चलो एक मार्किंग भी मैं कर ही देता हूँ। अब देखेंगे ये जो स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से अगर रिवर्सल करे तो फिर से धमाका हो सकते हैं। और अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरते गए तो इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है डीपी वर्क्स लिमिटेड। तो डीपी वर्क्स जो लिमिटेड है, जो देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, कंपनी बोनस देने का। 8 तारीख कंपनी बोनस देने वाला है और 7 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, हर 7 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। आप अगर आपके पास 6 शेयर है तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि 6 शेयर के बदले आपको तो कोई शेयर नहीं मिलेगा और उल्टा आपका शेयर का जो 7 के बदले जो 1 शेयर आपको दिया जा रहा है उसके हिसाब से प्राइस का भी एडजस्टमेंट होगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको प्राइस का भी करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार स्टडी करना, उसके बाद काम करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से काम करिए। वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।